अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? रेड विदक्सा में खुश आमदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ कफ्स बाय जिब्रान अतीक का सेकंड एपिसोड लेकर। तो अब चलते हैं एपिसोड की जानिब। हवा में हल्की हल्की सी नमी थी। बरसात के मौसम में भी गर्मी इस हद तक थी कि पसीना जिस्म से पानी की तरह बह रहा था। हब्स की वजह से सांस तक बंद होता महसूस होता था। मगर बुराक मिर्जा की गाड़ी में इस वक्त ठंडक थी। एसी की हवा में वो हर्षास बसात से बैठा था। दिन के 12 बज रहे थे और आज उसे नाना के साथ एक शादी में जाना था। नाना ने अगर इसरार ना किया होता तो वो कभी वहां ना जाता, और ऊपर से आज उसे मशरकी लिबास से अबतन करना था। उसे उलझन होती थी ऐसे कपड़ों से। लाहौर पहुंचते पहुंचते 4 बज जाने थे। वो सोचों में गुम था जब उसका फोन बजना शुरू हुआ। उसने फोन उठाया तो दूसरी तरफ नाना थे। जी नाना, रास्ते में हूँ। सदर साहब से मिले? नाना उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए अपने मतलब की तरफ आए थे। जी, कल रात मिला था। उसके लहजे में बेजारी थी। तो फिर शादी के लिए तैयार हो? नाना की आवाज में बच्चों सा जोश था। तो ये बात आपने उनके कान में डाली थी? उसे अब समझ आ रहा था कि वो अचानक होने वाली मुलाकात का क्या मतलब था। उसने बेइख्तियार आंखों पर लगा चश्मा हटाया और फोन घूरने लगा। नाना, क्या आपने उनसे मेरी शादी का जिक्र किया था? उसे अफसोस हुआ। हाँ तो भाई, 31 के हो गए हो। तुम्हारी उम्र में मेरी एक बेटी थी। उसने सुना था बुढ़ापे में इंसान बच्चा बन जाता है। आज वो देख भी रहा था और मुशाहिदा भी कर रहा था। उनकी आवाज में आजकल बच्चों जैसा जोश होता था। मैंने आपसे क्या कहा था? उसने सोचों को झटक कर उनसे इस्तफसार किया। तुम हर वक्त कुछ ना कुछ कहते ही रहते हो। वो भोले बन रहे थे। शादी वाले मौजू पर नाना। उसने अपना सर सीट से लगा लिया। यही कि तुम अभी नहीं करना चाहते। कमाल बेनियाजी थी। जब आपको मालूम था तो आप सदर साहब को क्यों लेकर आए दरमियान में? वो भी जिद्दी था। जवाब निकलवाना उसे भी आता था। मुझ पर गुस्सा मत करो। आज भी याद है मुझे कैसे तुम्हारे गंदे डायपर्स बदले थे मैंने। नाना, उसने चिल्लाकर कहा। मैं अब बड़ा हो गया हूँ। बड़े तुम अपने लिए हुए हो, मेरे लिए तो आज भी मेरे गुड्डे हो। वो गुड्डा गुड्डा नाना। खबीस, घर आ जरा। तुझे मैंने मार मार कर गुड्डा ना बनाया तो मेरा नाम बदल देना। नाम सोचकर आता हूँ, वो कहकर लगाकर हंसा। अब बूढ़े नाना पर हंसोगे तुम? नाना की आवाज ऐसी थी गोया अभी रो पड़ेंगे। नाना, मेरा वो मतलब नहीं था। उसका लहजा एकदम ही संजीदा हो गया था। वो उनसे नाराज था मगर उनका दिल भी नहीं दुखाना चाहता था। वो उनसे बेहद प्यार करता था और दिल से हमेशा उन्हें याद भी करता था। मगर वो जो चाहते थे उसके बस से बाहर था। वो अपनी माँ को माफ नहीं करना चाहता था। उन्होंने उसे बचपन में खुद से दूर किया था। कितनी बार उसने उन्हें पुकारा मगर वो हर बार उसका हाथ झटक देती, उसका दिल दुखाती। वो कहती कि वो अपने बाप जैसा है। वो सामने आता है तो उसकी माँ को अपना शौहर याद आता है, और फिर उसकी मौत। वो उनके लिए तकलीफ का बास था। बचपन में एक दफा उसे बुखार हो गया था। माँ के अलावा घर पर कोई नहीं था, मगर माँ उसके बुलाने पर भी उसके पास नहीं आई। वो वहां नाना से बात करते करते माजी के सफ़े पलटने लगा। सिया माजी हाल पर भारी पड़ने लगा। 9 साला बुराक मिर्जा रात के 2 बजे अपने बेड पर निढाल था। हिम्मत करके उठा, जानता था नाना घर पर नहीं है। रॉबिन भी उनके साथ गया हुआ था। वो उसे माँ के पास छोड़कर गए थे। वो बमुश्किल चलता हुआ अम्मा के कमरे तक गया। दरवाज़ा खोलना चाहा मगर वो बंद था। उसने दरवाज़ा बजाना शुरू किया मगर किसी ने नहीं खोला। उसे चक्कर आ रहे थे, ठंड भी लग रही थी। उसे अंदाजा था कि उसे बुखार हो रहा है। जब उसे कुछ समझ न आया तो उसने माँ को आवाज़ देना शुरू किया। मामा। आवाज़ हलक में अटक रही थी, सर चकरा रहा था। मामा, मुझे डर लग रहा है यहाँ। खाली घर उस पर वहशत तारी कर रहा था। मामा, मेरा सर चकरा रहा है। मामा, मामा, मामा दरवाजा खोले ना। मामा, मुझे बहुत डर लग रहा है यहाँ। मामा प्लीज। मामा कहाँ हो? मैं बिल्कुल अकेला हूँ। मामा, यहाँ अंधेरा है। मामा, मामा मुझे ठंड लग रही है। मामा प्लीज दरवाजा खोलो ना। मामा, दरवाजा। मामा दरवाजा खोल दो प्लीज। उसकी सांसें अटकने लगी थी, जिस्म कांप रहा था, मगर वो चीखता रहा। वो अपनी माँ के पास जाना चाहता था। वो अकेला नहीं रह सकता था। उसे ठंड लग रही थी। वो ठंड कंबल से खत्म नहीं हो रही थी। इसीलिए वो उठकर अपनी माँ को तलाश करने निकला था, मगर अंदर लेटी उसकी माँ
छत को घूरती रही। क्या कोई माँ अपने बच्चे के लिए इतनी जालिम हो सकती है? मामा खोलो ना, प्लीज मामा। जवाब नदारद। अचानक बिजली चमकी और सारे घर की लाइट्स बंद हो गई। वो वहीं बैठता चला गया। चीखें भी अपना दम तोड़ती गई। उस दिन बुराक मिर्जा ऐसा टूटा कि दोबारा जुड़ ना पाया, और ऐसा बिखरा कि आज 22 साल बाद भी समेट नहीं पा रहा था। उस दिन वो इतना तड़पा था कि उसके बाद वो सिर्फ तड़पता था। उस दिन बुराक मिर्जा जान गया था कि ये दुनिया किसी की नहीं है। उस दिन उसके बाद उसने ना माँ को ख्वाहिश की थी, ना किसी और रिश्ते की। वो बुत बना बेजान सा वहां पड़ा रहा। कई घंटे गुजर गए थे। फर्श सख्त और ठंडा था। उस दिन उस फर्श ने उसे जीना सिखा दिया था, दुनिया से मुकाबला करना सिखा दिया था। और अंदर कमरे में पड़ा वजूद उसकी माँ थी। वो उसके लिए नहीं आई, कोई कभी बुराक मिर्जा के लिए नहीं आया। मगर माएँ तो आ जाया करती है ना। वो भी आ जाती अगर वो उसकी माँ होती तो। आ जाती ना। बुराक, आप बात करोगे या मैं फोन रखूं? नाना की खपकी भरी आवाज उसे वापस हाल में खींच लाई थी। उसने बंद आंखें एक लम्हे में खोल दी। नाना, मैं आ जाऊं फिर आपसे मिलता हूँ, उसने कहा और फोन बंद कर दिया। ये सब आज क्यों याद आ गया? आज तो उसे खुश रहना था। सोच बार बार उस ठंडे फर्श की तरफ जा रही थी। उसकी आंखों से ढेर सारे आंसू निकले और उसके रुखसार पर बह गए थे, जिन्हें उसने साफ तक करने की जहमत न की। आंसू बहा लो तो दुख कम नहीं होता, मगर एक तसल्ली सी हो जाती है। दिल को एक सुकून सा मिल जाता है, जो उसे भी मिल गया था। लाहौर, पाकिस्तान। लाहौर का मौसम इस्लामाबाद से किसी कदर मुशाबा था। हब्स और गर्मी वहां भी इतनी ही थी जितनी इस्लामाबाद में। वो जब घर में दाखिल हुआ तो उसे नाना सामने ही नजर आ गए थे। वो 4 महीने पहले की निस्बत काफी कमजोर मालूम होते थे। नाना के डॉक्टर से मुसलसल वो राब्ते में रहा था, इसलिए वो जानता था कि अब नाना इतने जिद्दी क्यों हो रहे हैं। उनका हर वक्त किसी बच्चे की तरह जिद करना नॉर्मल नहीं था, इसीलिए वो उनकी हर बात मानने को तैयार था। उसे इस जिंदगी में सिर्फ 2 लोगों ने प्यार दिया था, एक उसके नाना और दूसरे सदर साहब। और इस बार उन दोनों की ख्वाहिश एक ही थी, उसकी शादी। वो वाकई अब सेटल होने के बारे में सोचने लगा था। शायद वो अपनी औलाद को वो जिंदगी दे सके जो उसे नहीं मिल सकी। वो शायद उन्हें हर वो खुशी दे सके जिसके लिए वो तड़पता रहा था। उनके माँ और बाप दोनों उससे प्यार करेंगे। उसके जहन में बहुत सी बातें आ रही थी, मगर वो सब कुछ झटकता हुआ अंदर दाखिल हुआ। नाना किसी बात पर रॉबिन से झगड़ रहे थे। ये देखकर उसके लबों पर मुस्कान आ गई। वो नहीं बदले थे। नाना, उसने उन्हें पीछे से पुकारा। वो जो कुछ कह रहे थे एकदम से मुड़े थे। एक लम्हा लगा था उन्हें पिघलने में। वो उठे और उसे अपने सीने से लगा लिया। मैंने तुम्हें बहुत याद किया बेटा। उनकी आवाज भीगी हुई थी। रोज तो कॉल करते हैं आप, उसने उनसे अलग होते हुए कहा था। वो अपने आंसू साफ कर रहे थे। बुराक के दिल को कुछ हुआ, मगर ऐसे सामने तो नहीं देखता था ना, छूकर महसूस तो नहीं करता था। वो उसको बाजू से पकड़कर सोफे तक ले आए थे। 4 महीने से तुमसे नहीं मिला हूँ, अब बूढ़े नाना के साथ ऐसे करोगे तुम? रॉबिन, रॉबिन, पानी लेकर आओ। साथ ही रॉबिन को आवाज दी, फिर उसके पास सोफे पर बैठ गए। थके हुए होंगे। वो कभी कभी जैसे उसकी माँ बन जाते थे। बल्कि ये कहना गलत ना था कि वो उसके लिए माँ और बाप दोनों थे। उन्होंने उसे दोनों का प्यार दिया था। उन्होंने पूरी कोशिश की थी कि उसको किसी की कमी महसूस ना हो। नहीं नाना, आप आराम से बैठ जाएं। तब तक रॉबिन पानी ले आया था। उन्होंने उससे लेकर खुद बुराक को थमाया था। ये लो। ये दादा दादी और नाना नानी भी कैसा रिश्ता होता है ना। उन्होंने आपको पैदा नहीं किया होता, मगर सगे वालिदैन से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। हमारे माँ बाप छोड़ सकते हैं, मगर ये नहीं। ये हमसे बिला शर्त मोहब्बत करते हैं। नाना रिलैक्स। उसने उन्हें पुरसकून करना चाहा। उन्होंने उसका हाथ अपने हाथों में लिया और उनकी आंखों से आंसू बहकर उनके गालों को भिगोने लगे। तुम मेरी बेटी को भी यूं ही तन्हा करोगे? उनकी आवाज टूटी हुई थी। बुराक के दिल में सुइयां सी चुभने लगी थी। एक दर्द सा उठने लगा था, मगर वो सबके बैठा रहा। नाना, वो सारी जिंदगी अकेली रही है, उसके साथ ऐसा मत करना। उनकी आवाज में बेइंतहा कर्ब था। बुराक को लगा उसके पहलू में धड़कते हुए दिल को कोई मुट्ठी में लेकर दबा रहा है। उसने आंखें बंद कर ली। बेटा,
मैं सह लेता हूँ, तुम्हारी जुदाई वो नहीं सह सकती। वो मुसलसल उसे कायल करने की कोशिश कर रहे थे। जुदाई उनकी महसूस होती है जो अपने होते हैं नाना। उन्होंने मुझे 31 साल पहले भी अपना नहीं माना था और आज भी नहीं मानती। उसने उनसे हाथ छुड़ा लिया। नहीं, उन्होंने हाथ नफी में हिलाया। वो बस टूटी हुई है। उसने तुम्हारे बाप को खो दिया। उस हादसे के बाद वो बस सांस ले रही है। नाना, बाबा के चले जाने में मेरा क्या कसूर था? कोई पूछता उस वक्त उस इंसान से कि उसने ये जुमला कैसे अपने मुंह से निकाला था। उसने तो शिकायतें करना ही छोड़ दी थी। फिर आज आज क्यों उसने शिकायत की? क्यों शिकवा किया? उसे तो किसी की जरूरत नहीं होती थी, मगर आज क्यों वो अपने साथ हुए जुल्म का एहसास दिला रहा था। उसकी आंखें सुर्ख अंगारा हो रही थीं। वो जब्त करता उठा और बाहर की जाने मुड़ा, मगर सामने सामने उसकी माँ खड़ी थी। आंखों में आंसुओं का एक सैलाब था। वो उसे ही देख रही थी। शायद पहली बार उन्हें उसका दर्द नजर आया था। शायद पहली बार उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ था। आनिया अपने घर वालों के हमरा शादी में शिरकत कर रही थी। आज शानजे की बारात थी और वो दोनों इस वक्त ब्राइडल रूम में मौजूद थी। जब से आनिया ने शानजे को दुल्हन के रूप में देखा था, तब से उस पर बेइंतहा प्यार आ रहा था। आनिया की पहली दोस्त की शादी थी, इसलिए वो हद से ज्यादा पुरजोश थी। बुराक कुछ ही देर पहले नाना के साथ यासिर की शादी में पहुंचा था। उसका दिल यहाँ नहीं लगने वाला था। वो ये बात जानता था। वो उठा और वॉशरूम की तरफ बढ़ा। हाथ धोते हुए उसे कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। वो वीडियो तुम्हारे पास है ना? किसी लड़के की आवाज थी। वीडियो पर वो वहीं रुक गया। उसने तुम्हें रिजेक्ट किया था ना, अब उसे मजा तो चखाएंगे हम। शादी वाले दिन लड़के वाले उसके मुंह पर थूक कर जाएंगे। एक कहका हवा में बुलंद हुआ। बुराक जहां था वहीं थम गया। आनिया, कुछ गलत तो नहीं होगा ना? डोंट वरी, हम ऑलरेडी यासिर को सब बता चुके हैं। उसने उसे दोनों कंधों से थाम कर तसल्ली देते हुए कहा। मगर उसकी धमकी याद है ना? देखो, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। उसने शानजे को तसल्ली दी। इससे ज्यादा वो कर भी क्या सकती थी। फिर पीछे मुड़कर आईने में अपने सरापे पर एक नजर डाली। उसका पहना हुआ लिबास निहायत ही नफासत और खूबसूरती से तैयार करता था, जो गहरे सब्ज रंग के फैब्रिक में था। गालबन नरम जारजट और नेट का नफीस इम्तिजाज। उसके लहंगे पर निहायत ही बारीक सुनहरी जरी और दबके का काम किया गया था, जो मुकम्मल तौर पर हाथ का काम मालूम होता था। छोटे छोटे फूल, बेलें और पत्तियां कमर से लेकर घेर तक बड़े एहतमाम से खड़ी की गई थी और दामन पर चौड़ा बॉर्डर था, जिस पर झिलमिलाता हुआ गोटा, सितारे और मोती जड़े हुए थे। कमीज का कट फिटिंग वाला था, जिस पर आगे से लेकर आस्तीनों तक खूबसूरत नफीस कढ़ाई की गई थी। आस्तीनें मुकम्मल थीं और उन पर बेलदार काम किया गया था, जबकि कलाई पर चौड़ी बेल बिल्कुल हाथ के कंगन जैसी लगती थी। गला गोल था, जो सुनहरी गोटे से मजीन था। उसके लिबास का सबसे नुमाया पहलू दुपट्टा था, उसी सब्ज रंग में मगर हल्के जालीदार कपड़े पर तैयार करदा। दुपट्टे के चारों तरफ चौड़ा सुनहरी बॉर्डर था, जिसमें छोटे सितारे, जरी और धागे का काम शामिल था। दुपट्टे पर बिखरे हुए छोटे छोटे सितारे उसके चमक में इजाफा कर रहे थे। उसे सर पर निहायत ही नफासत से रखा गया था, जिसे दुपट्टे का बॉर्डर पेशानी को फ्रेम कर रहा था। उनकी बातें सुनने के बाद बुराक ने अपने बालों में हाथ फेरा और आईने में खुद को देखा। वो एक नफीस सियाह रंग की शेरवानी पहने खड़ा था। वो अब ये सोच रहा था कि उन लड़कों का क्या करे। सबसे पहले उसने यासिर को बताने का फैसला किया। यासिर नाना के भांजे का बेटा था और वो बचपन में उसके साथ स्कूल जाता रहा था। वो उसे अच्छे से जानता था। उसने बाहर निकलकर यासिर को तलाश किया, मगर वो कहीं नजर न आया। नाना से पूछने पर उन्होंने बताया कि वो किसी अरूसी कमरे में होगा। गालबन वो अपने फोटोशूट में मसरूफ था। बुराक सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर आया तो यासिर कमरे में तन्हा था। दरवाजा खुलने की आहट से उसने मुड़कर बुराक की तरफ देखा था, फिर मुस्कुराया। तुम यहाँ? उसके चेहरे पर खुशगवार हैरत छलकने लगी थी। एक बात करनी थी। वो वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता था। क्या मालूम वो लोग कब वो वीडियो सबको दिखा दें। ये एक लड़की की इज्जत की बात थी और बुराक मिर्जा एक लड़की की इज्जत का तार तार होते हुए नहीं देख सकता था। तुम हड़बड़ाए हुए क्यों हो? यासिर को उसे ऐसे देखकर फिक्र हुई। क्या तुम जानते हो किसी के पास तुम्हारी होने वाली बीवी की नासेबा वीडियो है? यासिर ने बेइख्तियारी नजर चुराई थी, वजह से शर्मिंदा हुआ। बोलो। वो घूमकर उसके सामने आया।
तुम्हें कैसे मालूम? बुराक को उलझन हुई। वो सब छोड़ो, ये बताओ क्या तुम्हें मालूम था? उसका लहजा इस पर सख्त था। यासिर ने सर इस बात में हिलाया। बुराक ने अपने चेहरे पर हाथ फेरा। मेरी बात गौर से सुनो अब। वो उसे वॉशरूम में होने वाली तमाम बातें सुनाता रहा। यासिर सोफे पर निढाल से बैठा था। बुराक सिंगार आईने से टेक लगाए हुए उसके सामने खड़ा था। ये सब मेरी गलती है। थोड़ी देर बाद यासिर बोला। बुराक उसे देख कर रह गया। अब ये तुम्हें उस लड़की से वो वीडियो मंगाने से पहले सोचना था। अब उठो और कुछ करो, इससे पहले कि वो तुम्हारी शादी में तुम्हारी ही बर्बादी लिख दे। उसने यासिर को झिंझोड़ते हुए कहा। क्या करेंगे हम? बात करेंगे। बातें करने से बड़े बड़े मसाइल हल हो जाते हैं। वो उसे लिए कमरे से बाहर निकल गया। वो जब हॉल में वापस आए तो उन्हें वो लड़के कहीं नजर नहीं आए थे। शायद वो कहीं छुपे बैठे थे। यासिर ने ही उसे बताया था कि वो दोनों शानजे के क्लास फेलो थे, जिनमें से एक ने उसे प्रपोज किया था। मगर उसकी शादी पहले ही यासिर से तय हो चुकी थी, जिसकी वजह से उसने ओएस को इनकार कर दिया। मगर वो इस बात को अना पर ले गया। बदला लेने के लिए उसने शानजे का फ़ोन हैक किया, जिसमें उसका पर्सनल डेटा मौजूद था। वो वीडियो यासिर ने शानजे से मंगवाई थी, जो ओएस ने देख ली थी और उसके जरिए उसे ब्लैकमेल करने लगा। बुराक को इस वक्त सबसे ज़्यादा गुस्सा यासिर पर आ रहा था। उसे समझ नहीं आता था कि अगर लोगों को फिजिकल होने की इतनी जल्दी होती है तो वो जल्दी शादी क्यों नहीं कर लेते, ऐसी हरकतें क्यों करते हैं। और दूसरा शख्स जिसकी वो जान ले लेना चाहता था वो ओएस था। वो इंसान उसके नज़दीक मर्द ही नहीं होता जो एक लड़की के इनकार को ना समझ सके। अगर कोई लड़की तुम में दिलचस्पी नहीं रखती तो उसकी ना को तुम ज़बरदस्ती हाँ में नहीं बदल सकते। जब किसी लड़की को आप में दिलचस्पी होती है तो वो एक मर्द को क्लियर साइंस देती है। वो अपने मुंह से इकरार करती है। मगर ये ड्रामे और फिल्में इस नस्ल का दिमाग इस हद तक खराब कर चुके हैं कि उन्हें लगता है कि अगर लड़की इनकार कर रही है तो उसे अगवा करके ज़बरदस्ती शादी कर लेंगे। ये एक नॉर्मल बात बना दी गई है। मगर आज वो ऐसा नहीं होने देगा। वो हॉल के दाएं जानिब खड़ा था जब उसे मुकाबिल सिमत में ओएस नजर आया, जो वीडियो प्लेयर के पास खड़ा था। उसे समझने में देर नहीं लगी थी कि वो क्या करने जा रहा है। बुराक एक लम्हा जाया किए बिना उसकी तरफ बढ़ा था और उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया। सब तैयार है ना? ये ओएस था। वो शायद अपने दोस्त से बात कर रहा था। हाँ, बैंड बाजा बारात सब तैयार हैं, बस तेरी डोली निकालना बाकी है। ओएस के कानों में मानो किसी ने सूर फूंक दिया हो। वो एक झटके से पीछे मुड़ा। सामने बुराक मुस्कुराता हुआ खड़ा था। क्या? वो अनजान बना। मैंने सोचा कि अगर तुम शानजे की वीडियो चलाओगे तो मैं भी तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम अपने कदमों पर यहाँ से वापस नहीं जा सकोगे। कहते साथ उसे जोर से बाजू से खींचा और उसे लिए सीढ़ियों की जानी बढ़ा। हेलो बाबा, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। ये आनिया थी। उसे असद कॉल कर रहे थे, मगर हॉल में सिग्नल न होने की वजह से उसे आवाज़ नहीं आ रही थी। वो उनसे बात करने के लिए शानजे से माजरत करती हुई ऊपर छत पर जाने लगी। बुराक ओएस को घसीटता हुआ छत तक लेकर गया था और उसे एक धक्के से सामने रखे हुए बेंच पर दे मारा। उसका सर बेंच के कोने से टकराया था, जिसकी वजह से एक जोरदार चीख फिजा में बुलंद हुई थी। साथ ही बुराक ने एक लात उसकी कमर पर दे मारी थी। फिर फोन निकाला और यासिर के लिए मैसेज लिखने लगा। नाउ। पैगाम जाने की देर थी कि ऊंची मौसीकी की आवाज़ आना शुरू हो गई। वो आगे बढ़ा और ओएस को उठाकर सीधा किया। तुम हो कौन और चाहते क्या हो? वो कराहते हुए बोला। मुझसे तारुफ के 3 तरीके हैं, मुलाकात, बात और लात, और तू मुझे तीसरे किस्म वाला लगता है। कहकर एक और लात उसने टांगों के बीचों बीच मारी। एक और चीख फिजा में बुलंद हुई थी और वो जमीन पर ढह गया। ब्लैकमेल करेगा? हाँ? नीचे बैठकर एक मुक्का उसके जबड़े पर मारा। फिर खड़े होकर उसके पेट पर लाते मारने लगा। वो जब ऊपर आई तो शौक के आलम में वही साकित खड़ी रह गई थी। उसको बस सामने एक मर्द किसी को बेदर्दी से मारते हुए नजर आ रहा था। वो काफी देर खड़ी देखती रही, मगर फिर उसका सब जवाब दे गया था। एक तो किसी पर जुल्म उससे बर्दाश्त नहीं होता था। जब उस मर्द ने दूसरे को उठाकर दूर फेंका तो वो भागती हुई उस तक गई थी और जाकर उसके पास जमीन पर बैठ गई। बस करो, क्या तुम जानवर हो? उस लड़के को पकड़कर सीधा करते हुए वो गुर्राई, फिर एक झटके से खड़ी हो गई। बुराक ने जब उस लड़की को ओएस के पास बैठते हुए देखा तो वो एकदम से आगे बढ़ा, मगर इससे पहले ही वो एक झटके से खड़ी हो गई थी।
उसका दुपट्टा जिस पर शायद पिन नहीं लगी थी उसके सर से ढलक कर कंधे पर झूल गया। साथ ही बुराक की सांसें भी रुक गई थी, शायद चलती हुई हवाएं भी रुक गई। कुछ लम्हों के लिए जैसे सारी कायनात रुक गई हो। वो साकित था, बिल्कुल किसी पत्थर के बुत की मानिंद। उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इस तरह क्यों मार रहे हो उसे? वो कुछ और भी कह रही थी मगर उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसे सिर्फ अपने दिल की धड़कनों की आवाज सुनाई दे रही थी जो उसके कान के पर्दे फाड़ रही थी। हरी आंखें भूरी आंखों से उलझ गई थीं। उसकी आंखें और उनके गिर्द वो लंबी पलकें, वो जैसे उनमें खो गया। कहा था ना, लाहौर एक और दास्तान शुरू करेगा। तुम क्या जानवर हो? इससे पहले वह कुछ और कहती, अयस उठा और बुराक के मुंह पर मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ा मगर वह उसका हाथ हवा में ही रोक चुका था। चेहरा मोड़कर पीछे खड़ी आनिया को देखा जिसके तासुरात अब भी वैसे ही थे। फिर हल्का सा मुस्कुराया और अवैस के मुंह पर खींचकर एक और मुक्का दे मारा। उसकी चीख इतनी बुलंद थी कि आनिया डर कर पीछे हटी थी। बुराक अब दोबारा अवैस के पास बैठा हुआ उसके मुंह पर थप्पड़ और मुक्के मार रहा था। आनिया की नजर कोने में पड़ा हुए एक बेड पर पड़ी। वो भागती हुई गई और बेड उठाकर बुराक की पुश्त पर दे मारा। हमला इतनी कुवत से किया गया था कि बुराक के मुंह से बेइख्तियार ही सिसकी निकली। फिर उसने पीछे मुड़कर एक निगाह उस लड़की पर डाली और उठ खड़ा हुआ। आनिया का हाथ एक मर्तबा फिर हवा में बुलंद हुआ मगर वो उससे पहले ही उसे रोक चुका था। उसके हाथ से बैठ लिया और उसे छत की दूसरी जानिब फेंक दिया। आप जब किसी मामले से लाइल्म हैं तो बीच में मत पड़े मोहतरमा, उसने एक एक लफ्ज चबा चबा कर कहा था। आनिया गुस्से में आगे बढ़ी। मुझे किसी और बात का इल्म हो या ना हो मगर इसका जरूर है कि तुम एक इंसान को जंगली जानवर की तरह मार रहे हो। ये बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। वो तुर्की बतुर्की बोली। बुराक के लिए खुद को संभालना मुश्किल हो रहा था। आप यहाँ से चली जाएं, यही बेहतर है। उसे अब उस लड़की पर गुस्सा आ रहा था। डरा रहे हो मुझे? उसने बुराक के सीने पर हाथ मारा। वो हल्का सा पीछे हुआ फिर वहीं ठहर गया। धड़कनें कुछ और बेकाबू हुई थी। मैं किसी के बाप से नहीं डरती। बुराक ने सबसे अपनी आंखें बंद कर ली। जब खोली तो उनमें जुनून था। लेकिन मुझसे डरो। अब अगर एक मर्तबा आपने मुझ पर हाथ उठाया तो मैं भूल जाऊंगा कि आप एक औरत हैं। वो गुर्राया। आनिया सहम कर पीछे हटी। तुम इसे जाने दो। आपके लहजे में इल्तिजा थी, डर भी लग रहा था। यह नामुमकिन है, कहते साथ पीछे मुड़ा और अवैस जो उठने की कोशिश कर रहा था उसके पेट पर एक लात मार दी। वो कराहकर दोबारा नीचे गिर गया। तुम सच में जानवर हो क्या? उसे दर्द हो रहा है इसीलिए तो मार रहा हूं। दर्द होना चाहिए इसे। जवाब तड़ाक से आया था। आनिया ने अपनी आंखें मीच ली। गलत कर रहे हो तुम, अवैस दबा दबा सा चिल्लाया। इससे ठीक काम आज तक नहीं किया मैंने। वो हंसा। तुम जानते नहीं हो मेरे डैडी कौन है, वो तुम्हें बर्बाद कर देंगे। और इसने उसे धमकाने की कोशिश की। फिलहाल तो आपका डैडी मैं हूं, बाद में आपके डैडी से भी मुलाकात कर लेंगे। ये कहकर झुका और उसके जेब से फोन बरामद किया और इसका चेहरा स्क्रीन के सामने किया तो मोबाइल पर लगा हुआ लॉक खुल गया। बुराक ने फाइल्स में जाकर पेगासस स्पाईवेयर नाम का एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया। नीचे कमरे में बैठे शानजे का फोन ऑफ होकर वापस ऑन हुआ था। बुराक ने बाकी एप्स को चेक करना शुरू किया। क्या कर रहे हो तुम? आनिया बार बार उसे टोक रही थी। 5 मिनट के लिए चुप रह सकती हैं आप? उसने झुंझलाकर आनिया से कहा। मैं अपनी दोस्त का दिन खराब नहीं करना चाहती, वरना अभी सबको यहाँ लेकर आती, फिर सब बताते तुम्हें। वो बुराक की बात का असर लिए बगैर बोलती रही। वो उसे जिस कर रही थी। बुराक सारा फोन देख चुका था मगर वो वीडियो कहीं भी नहीं मिली। उफ उफ, आखिर कहाँ हो सकती है? नहीं मिलेगी वो वीडियो। ओएस कहका लगा कर हंसा। अब तक सारिम ने वो वीडियो सबको दिखा चुका होगा। कौन सी वीडियो? आनिया एकदम ठिठकी। क्या ये शानजे की वीडियो के बारे में बात कर रहा था? बुराक एक झटके से खड़ा हुआ और ओएस के मुंह पर जोरदार लात मारी जैसे उसके तमस्कर का जवाब दिया हो। फिर फौरन नीचे की तरफ भागा। आनिया भी उसके साथ नीचे को भागी। सारिम वीडियो प्लेयर के पास खड़ा फोन को उससे कनेक्ट कर रहा था। उसका जब काफी देर तक अपने दोस्त से राब्ता ना हुआ तो वो खुद ही ये काम अंजाम देने लगा। आज उसे ये करना था अपने दोस्त के लिए, और दोस्त तो एक दूसरे के लिए सब करते हैं ना। आनिया को समझ आ गया था कि बुराक उस लड़के को क्यों मार रहा था। वो जान चुकी थी उन सबको शानजे की वीडियो के बारे में इल्म है
बुराक एकदम से नीचे को भागा था, तो वो भी होश में आई और उसके पीछे चल दी। बुराक आज ऐसा नहीं होने दे सकता था। उसे ये सब रोकना था। उसे अपने खानदान की इज्जत बचानी थी। उसे एक लड़की की इज्जत बचानी थी। वो अंधाधुंध सीढ़ियों पर दौड़ता हुआ नीचे उतर रहा था। कमरे में खड़े शान से यहाँ से वहां चक्कर काट रही थी। आज अगर सबने वो वीडियो देख ली तो, अगर यासिर ओएस को वक्त पर ना रोक सका तो उसकी जिंदगी, उसकी इज्जत सब खत्म हो जाएगी। या खुदा, वो क्या करे। स्टेज पर बैठे यासिर के चेहरे पर इस तरह ने घर कर रखा था। सब उसकी गलती थी। काश वो कभी सांझे से वीडियो ना बनवाता। काश इंसान अपने नफ्स पर काबू पाना सीख ले। आज उसे मालूम हो रहा था कि उसकी एक गलती कई लोगों की जिंदगियां तबाह कर सकती है। कुछ घंटे कबल वो जब्त करता बाहर की तरफ मुड़ा, मगर सामने सामने उसकी माँ खड़ी थी। आंखों में आंसुओं का एक सैलाब था। वो उसे ही देख रही थी। शायद पहली बार उन्हें उसका दर्द नजर आया था। शायद पहली बार उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ था। उनकी आंखों में आंसू थे। बुराक ने उन पर एक निगाह गलत डाली और बाहर की तरफ बढ़ा। पास से गुजरते वक्त यमुना ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। बुराक ने आंखें मीच ली। क्या हम बात कर सकते हैं? यमुना का लहजा टूटा हुआ था। बात करने को कुछ बचा ही नहीं, उसने कहकर उनसे बाजू छुड़वाया तो यमुना ने अपना हाथ पीछे कर लिया। तुम इतनी दूर क्यों हो गए हो मुझसे? वो जो आगे बढ़ने लगा था रुककर उनकी तरफ देखा और तनसन हंसा। मैं दूर हो गया हूँ? हम करीब कब थे? उसने चोट की जो सीधा जाकर यमुना के दिल पर लगी थी। मैं माँ हूं तुम्हारी। आपने सिर्फ मुझे पैदा किया है, माँ नहीं है आप। उसने खुद पर काबू पाते हुए कहा। वो माँ थी। उन्हें कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ना था। वो मानती थी कि उनसे गलती हुई है, मगर वो क्या करती? धोखा तो उनके साथ भी हुआ था। बुराक ये कहकर बाहर निकल गया। उन्होंने एक नजर अपने बाप को देखा, फिर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। दरवाजा खोला तो अंदर तन्हाई उनका इंतजार कर रही थी। वही उनका मुकद्दर थी। चलते हुए बेड तक गई और उस पर गिर गई। छत को तकते हुए उस दिन को याद करने लगी जब उनकी जिंदगी बर्बाद हुई थी। उस एक लम्हे ने सब खत्म कर दिया था, सब कुछ। अजीब होते हैं आदाब रुखसत महफिल कि वो भी उठकर गया जिसका घर ना था कोई। इंसान की जिंदगी सिर्फ एक लम्हे में बर्बाद होती है। एक लम्हा इंसान कहता है कि काश काश वो उस लम्हे में ये कर लेता तो आज शायद जो शर्मिंदगी उसे उठानी पड़ रही है उससे बच जाता। सारिम का हाथ प्ले बटन तक गया और उसने एक लम्हे की ताखीर किए बिना उसे दबा दिया। सामने स्क्रीन पर एक वीडियो चलना शुरू हो गई। वीडियो में शान से वॉशरूम में खड़ी थी और फोन सामने रखा था जो उसे रिकॉर्ड कर रहा था। उसने अपना दुपट्टा उतार कर नीचे रखा। स्टेज पर बैठे यासिर ने अपना सर दोनों हाथ में गिरा लिया। आनिया दरवाजे से अंदर आती हुई वहीं रुक गई, जैसे कदम शल हो गए। तभी बुराक का हाथ प्लेयर तक गया था। उसने स्टॉप का बटन दबाया तो वीडियो वहीं रुक गई। आनिया की रुकी हुई सांस बहाल हुई थी। साथ ही हॉल में सरगोशियां होने लगी थी। बुराक ने एक जहर आलूद नजर सारिम पर डाली और उसे कॉलर से पकड़ता हुआ पीछे के रास्ते से बाहर निकालने लगा। आनिया भागती हुई प्लेयर तक गई, अपना फोन उससे कनेक्ट किया और शान से और यासिर की एक दूसरी वीडियो चला दी थी जिसमें वो दोनों किसी तकरीब में साथ बैठे हुए खाना खा रहे थे। फिर सारिम का फोन उठाया और छत की तरफ चल दी। यासिर ने सर उठाया तो सामने कोई और वीडियो चल रही थी। उसने बेइख्तियार सुकून का सांस लिया। वह सीधा होकर बैठा ही था कि उसके ऊपर एक और वजूद आकर गिरा था। बुराक उनसे कुछ फासले पर खड़ा था। तभी उसे आनिया की हील की टिक टिक सुनाई दी। ये लो सारिम का फोन। उसने फोन बुराक की तरफ बढ़ाया जो उसने खामोशी से थाम लिया। इस गाली को तो मैं बताती हूँ। वो उनकी जानी बढ़ी मगर बुराक ने उसे रोक लिया। लैंग्वेज वुमेन। सिर्फ इतना कहा और दोबारा फोन देखने लगा। पहले उसमें से वीडियो डिलीट की, फिर बारी बारी दोनों के फोन तोड़ दिए। अगर इन्होंने ये वीडियो कहीं और शेयर की हुई तो? फिक्र मत करो, मेरा एक दोस्त वकील है, वो इनको बाहर नहीं आने देगा, बुराक ने कहा। साथ ही छत का दरवाजा खुला और पुलिस अंदर दाखिल हुई थी। आनिया ने बेयकीनी से पहले पुलिस को और फिर बुराक को देखा। पुलिस? अब तो सबको मालूम हो गया होगा। उसके चेहरे पर फिक्रमंदी थी। नहीं, वो पीछे वाले रास्ते से आए हैं, बुराक बोला। फिर टूटे हुए फोन उठाए और पुलिस अफसर के हवाले कर दिए।
آپ کی زاریان سے بات ہو گئی تھی نا؟ جی سر، باقی ہم دیکھ لیں گے۔ پولیس اویس اور سالم کو لے گئی تھی۔ براق بھی ان کے ساتھ ہی نیچے اترا۔ اس نے ایک جملہ تک نہیں کہا تھا۔ آنیا کو حیرانی ہوئی۔ باقی ساری شادی سکون سے گزری تھی۔ کسی نے کوئی سوال نہیں پوچھا۔ انہوں نے بہت سے لوگوں کی عزت بچا لی تھی۔ براق ایک کونے میں کچھ لوگوں کے پاس بیٹھا تھا۔ وہ اسے بار بار اپنی گفتگو میں شامل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جس کا وہ ہاں میں جواب دے رہا تھا۔ اس کی کمر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ اس لڑکی نے اتنا کھینچ کر جو مارا تھا، اسے اکتاہٹ سی ہونے لگی۔ تبھی اس کی نظر اس لڑکی پر پڑی۔ وہ دوسری لڑکیوں کے ساتھ کھڑی ان سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ کبھی ہنستی، کبھی منہ بناتی۔ وہ الگ تھی، سب سے نمایاں۔ براق صوفے پر ٹیک لگا کر بیٹھا اور ایک ہاتھ صوفے کی پشت پر پھیلا دیا۔ تبھی آنیا نے اس کی جانب دیکھا۔ دونوں کی نظریں ایک لمحے کو ملی تھیں، صرف ایک لمحہ۔ پھر وہ نظریں پھیر گئی اور وہ جیسے پتھر کا ہو گیا، یہاں تک کہ وہ اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ براق نے ایک لمبا سانس فضا کے سپرد کیا۔ وہ نظروں سے دور ہوئی تو وہ ہوش میں واپس آیا، سیدھا ہو کر بیٹھا اور کوفت سے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ اف، یہ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ میں آئندہ شادیوں پر نہیں آؤں گا۔ پکا ارادہ کیا۔ پھر اٹھ کر نانا کو تلاش کرنے لگا۔ وہ کچھ لوگوں میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ اس کا دل نہیں کیا کہ انہیں ڈسٹرب کرے، اس لیے واپس آ گیا۔ ہال میں ایسی ہونے کے باوجود ہلکی سی گرمی ہونے لگی تھی، جس کی وجہ سے اس کے چہرے پر پسینے کے چند قطرے نمودار ہونا شروع ہو گئے تھے۔ وہ اسد کو ڈھونڈ رہی تھی جب اسے راہداری کے ایک کونے میں کچھ لوگ نظر آئے۔ اپنے باپ کو پہچان کر وہ ان کی جانب بڑھی۔ بابا، اس نے پکارا تو وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرائے۔ ان کے ساتھ دو اور مرد تھے جو اس نے پہلے نہیں دیکھے تھے۔ آنیا بیٹا، یہاں آؤ، انہوں نے بلایا تو وہ ان کے پاس رک گئی۔ بیٹا، یہ لیاقت ولی ہیں۔ ہاں، وہ براق کے نانا تھے۔ السلام علیکم انکل، اس نے سر کو خم دیا۔ اور یہ وستان سلطان ہے۔ دونوں سے تعارف کروانے کے بعد وہ اس کی جانب مڑے۔ آؤ، میں تمہیں کسی اور سے بھی ملواتا ہوں۔ ایکسکیوز می۔ دونوں حاضرین سے معذرت کرنے کے بعد وہ اسے ساتھ لیے دوسری جانب چلنے لگے۔ سامنے وہی لڑکا کھڑا تھا، وہ چھت والا۔ فی الحال وہ پرسکون لگ رہا تھا، ورنہ جتنی قوت سے اس نے وہ ڈنڈا کھینچا تھا، اسے لگا تھا جیسے کوئی روبوٹ ہو۔ اس کی نظریں ان سے ٹکرائی تو وہ مسکرایا۔ کیا یہ مجھے دیکھ کر مسکرایا ہے؟ کریپ۔ اس نے دل ہی دل میں اسے کئی القابات سے نوازا، مگر کچھ ہی دیر بعد اسے اس کی نظروں کا ارتکاز سمجھ میں آیا۔ کیا وہ بابا کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا؟ اسے حیرت ہوئی۔ اس سے ملو، یہ براق مرزا ہے، لیاقت ولی کا نواسا اور میرا سب سے اچھا دوست۔ انہوں نے اپنائیت سے اس کے کندھے پر اپنا بازو پھیلا کر آنیا سے اس کا تعارف کروایا، پھر شرارت سے اس کا گال کھینچا۔ وہ جانتے تھے کہ اسے فزیکل ٹچ سے چڑ ہے، اور ہاں، اسے اپنا نام پسند نہیں ہے تو تم اسے کچھ بھی بلا سکتی ہو، مگر اس کا نام لینے کی اجازت نہیں ہے۔ میں تو چمپینزی بلاتا ہوں، وہ کہہ کر لگا کر ہنسی۔ ہائے مسٹر چمپینزی۔ وہ فوراً سے رکی۔ مطلب براق مرزا؟ آنیا، اسد نے اسے ٹوکا۔ کوئی بات نہیں، وہ جو چاہے بلا سکتی ہے۔ وہ پوری گفتگو میں پہلی بار بولا تھا۔ آنیا کی ہنسی تھمی۔ اسد نے بھی آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ مجھے تو کبھی اتنی رعایت نہیں دی تم نے، انہوں نے کندھے سے ہاتھ ہٹا کر شکوہ کیا تھا۔ آپ ہیں صدر صاحب۔ اس رات براق کئی گھنٹے وہاں پڑا رہا تھا۔ کب نانا آئے، وہ کب ہاسپٹل پہنچا، اس سے کچھ یاد نہیں تھا۔ اس کے دل میں صرف ایک چیز تھی اور وہ تھا درد۔ ماں سے جدا ہونے کا درد، ماں کو اس کو نظر انداز کرنے کا درد، باپ کے موجود نہ ہونے کا درد، تنہا رہ جانے کا درد، دل ٹوٹنے کا درد۔ درد اتنا تھا کہ اگر وہ حساب کرنے لگے تو شمار ممکن نہ تھا۔ اس پر آنسو بہانے لگے تو آنکھوں کے سمندر بھی کم پڑ جائیں، روگ لے کر بیٹھ جائے تو زندگی کم پڑ جائے۔ زندگی مزید مشکل ہو گئی تھی۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ پہلے ایک امید تھی، امید کہ اس کی ماں اسے کبھی نہ کبھی تو واپس مل جائیں گی، مگر اب وہ امید بھی ٹوٹ چکی تھی۔ اب کچھ باقی نہ رہا تھا۔ اگر کچھ تھا تو وہ اس کی تنہائی اور درد تھا۔ اسے سب کے بغیر رہنا سیکھنا تھا۔ ہاسپٹل کے نیلے یونیفارم میں ملبوس وہ اس وقت سرد آنکھوں سے چھت کو گھور رہا تھا۔ آنکھیں کسی بھی طرح کے جذبے سے خالی تھیں، جیسے کسی برف کا ڈھیر ہو۔ دل کا بھی کچھ یہی حال تھا۔ 9 سالہ براق مرزا نے پہلی بار ایک نئی کیفیت محسوس کی تھی، بے حسی۔
मगर ये बस शुरुआत थी। वो दिन ब दिन खामोश होता गया। ज़रूरत के वक्त बस जवाब दे देता। कुछ पूछा जाता तो ज़्यादातर सर हिला देता। हॉस्पिटल में बैठे उसने अपनी कलाई में बंधी हुई घड़ी देखी, जो उस रात उसने पहन रखी थी। वो अब चल नहीं रही थी। उसे भी अपनी जिंदगी उस घड़ी की मानिंद ही महसूस हुई थी। फिर उसने खुद पर एक खोल चढ़ा लिया, जिसमें किसी इंसान, किसी जज्बे की दाखिल होने की गुंजाइश न थी। जब कुछ महसूस ही नहीं होगा तो तकलीफ कैसी। अपनी माँ के साथ उसके रिश्ते को भी कभी मुकम्मल क्लोजर न मिल सका। कुछ लोगों का दूर हो जाना मुकद्दर में होता है, जिसे हम मकतूब कहते हैं। यानी वो चीज़ें जो लिखी जा चुकी हैं, हम उन्हें बदल नहीं सकते। वो वाकया गुजरे आज कई महीने गुजर गए, मगर उसकी खामोशी में कोई फर्क नहीं आया। उसे अंधेरे से डर लगने लगा था। जरा ऊंची आवाज से भी वो सहम जाया करता था। एक हादसा इंसान को बदल कर रख देता है, और उस हादसे ने उसे तोड़ दिया था। वो अब थेरेपी सेशंस भी ले रहा था। साइकाइट्रिस्ट उससे मुख्तलिफ सवाल पूछती, मगर वो जवाब नहीं देता था। आज भी वैसा ही दिन था। वो उसके ऑफिस में हाथ में पजल बॉक्स लिए उसे सुलझाने में लगा हुआ था। सामने एक 23 से 35 साल औरत बैठी उससे बात करने की कोशिश कर रही थी, जिसे वो नजरअंदाज कर देता। अच्छा, बाकी सब छोड़ो, कम से कम मुझे अपना नाम तो बताओ, उसने पूछा तो बुराक के पजल को घुमाते हुए हाथ रुक गए। निगाहें उठाकर उसे देखा। मुझे अपना नाम नहीं पसंद है। एक जुमला और दोबारा खामोशी। और ऐसा क्यों है? एक और सवाल आया। इस बार उंगलियां नहीं रुकी। नाना कहते हैं मेरा नाम मामा ने रखा है, और मुझे मामा पसंद नहीं है। मुझे उनकी दी हुई हर चीज से नफरत है। अब वो पजल हल कर चुका था। पर वो मामा है आपकी? बुराक ने दोबारा उसकी तरफ देखा। माथे पर शिकने नमूदार हुई। मेरी कोई मामा नहीं है। ऐसे क्यों कह रहे हो? स्कूल में सब कहा करते थे उसके बाबा नहीं है, इसलिए वो उसे लेने नहीं आते। इसीलिए कोई उसे फुटबॉल नहीं सिखा रहा। मैंने अब सबसे कह दिया है कि अब मेरी मामा भी नहीं है। मैं अब लंच पे रास्ते में ही फेंक देता हूँ, क्योंकि सब कहते हैं उनका लंच मामा बनाती हैं। मैं कहता हूँ मैं लंच नहीं लाया, क्योंकि मेरी तो मामा ही नहीं है। वो गुज़िश्ता 3 थेरेपीज में सबसे ज़्यादा आज बोला था। सायरा को थोड़ा इत्मीनान हुआ। सच शुक्र उसने बात करना तो शुरू की। मगर आपकी मामा तो हैं? सायरा ने जिसे उसे बताया था, या शायद पूछा। वो खुद भी समझ ना सकी। यमुना एक दफा भी बुराक को लेकर उसके पास नहीं आई थी। हमेशा नाना ही आते थे। नहीं, वो मेरी मामा नहीं है। मेरा कोई नहीं है। मुझे ड्रीम भी आया है। मैं एक अंधेरे में कमरे में अकेला था। मैं चीख रहा था, मगर कोई नहीं आया। सब दरवाजे बंद थे। सायरा समझ गई कि उसे वो दिन शायद ख्वाब लग रहा था। कोई मेरे लिए नहीं आता, ना बाबा, ना मामा, और ना ही नाना। अगर कोई मेरा होता तो मेरे लिए ना। सायरा को डर था ज्यादा नसीहत से वो फिर से चुप न हो जाए, इसलिए वो बस सुनती रही। आपको नहीं लगता आपके नाना और मामा आपसे प्यार करते हैं? वो आज उससे बहुत सारे छोटे छोटे सवाल पूछ रही थी। उसके दिल का हाल जानने का यही एक रास्ता था। प्यार सिर्फ कहने से नहीं होता, एक्शंस में भी होना चाहिए। अगर कोई मुझे अंधेरे में अकेला छोड़ दे तो खाली प्यार का मैं क्या करूँगा? वो मासूम था, बेवकूफ़ नहीं। ब्रोकन फैमिलीज के बच्चे वक्त से पहले बड़े हो जाते हैं। उनकी किस्मत उनके साथ इंसाफ नहीं करती। रुलना उनका मुकद्दर होता है, और रोना उनकी किस्मत। आप खामोश क्यों रहते हैं? आपको बात करना अच्छा नहीं लगता? मालूम नहीं, अब दिल नहीं करता। वो अब सोफे पर बैठा हुआ गौर से सायरा को देख रहा था। अब सुलझाने के लिए कोई पजल नहीं था। उसकी तमाम तर तवज्जो सायरा की तरफ थी। आपको बाबा की याद नहीं आती? बुराक ने बस नफी में सर हिला दिया। क्यों? वो कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, क्योंकि मैंने उन्हें कभी नहीं देखा, कभी मिला नहीं, उनसे कभी बात नहीं की, तो कुछ फील नहीं होता उनके लिए। सायरा ने नोट किया था वो बात करते हुए बार बार अपना हाथ हिलाता था। आपको नहीं लगता कि आप अपने नाना और मामा से बात ना करके ज्यादती कर रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता। दो टोक जवाब। क्या आपका कोई दोस्त है? ये बात मैं आपको क्यों बताऊं? अभी तो आपने इतना सब बताया। उसने याद ध्यानी करवाई। अब बस मेरा मूड नहीं है। नखरा तो देखो, सायरा ने मुस्कुराहट दबाई। अच्छा चलो, कोई बात नहीं। यही बता दो कि आपको खाने में क्या पसंद है? उसने मौजू बदलने की कोशिश की। वो कुछ देर उसे देखता रहा, फिर बोला, मुझे घर जाना है।
इतना कहकर वो सोफे से उठ गया। ऐसे ही बहुत से और सेशंस गुजर गए। कभी वो जवाब देता और कभी उसे खामोशी से देखता रहता। असद सरवर लियाकत के करीबी दोस्त के बेटे थे और उनमें बहुत गहरी दोस्ती थी। असद सरवर साले को सायरा से थेरेपी दिलवाते थे। नाना ने एक दिन उनसे बुराक का जिक्र किया। वो बहुत परेशान लग रहे थे। पहले तो वो खामोश रहे, फिर उन्होंने एक बार उस बच्चे से बात करने की पेशकश की। शायद वो उससे बात करने में कामयाब हो जाए, मगर पहली कोशिश में बुराक ने उनसे भी बात नहीं की। उनकी पहली मुलाकात बाद में। पहले जिनकी यह दास्तां है उन पर वापस चलते हैं। शादी वाला घर और 3 लोग, एक की हरी आंखें, एक की स्याह और एक की भूरी। इन आंखों को भूलना मत, इनके बगैर कहानी का कोई वजूद नहीं है। बाबा, आप एक दूसरे को कैसे जानते हैं? आनिया ने जब दोनों की बेतकल्लुफी देखी तो वो ये पूछे बिना ना रह सकी। आखिर वो कौन था जो उसके बाबा की मोहब्बत में शरीक बन रहा था? बेटा, लंबी दास्तान है। जब ये जंगली खरगोश 9 साल का था तब मैं पहली बार इससे मिला था। अब जितना खामोश तबाह है तब इससे भी ज्यादा था। आनिया ने बेइख्तियार बुराक की तरफ देखा तो उसने निगाहें झुका ली। शायद कुछ याद आया था या शायद अदब में। ना वो जानता था और न ही सामने खड़ी लड़की। खैर, वो तो उसके बारे में बहुत कुछ नहीं जानती थी, मगर वो काफी हद तक उससे गायबाना वाकिफ था। उसे सदर साहब की बेटी के बारे में तब इल्म हुआ था जब वो 10 साल का था। उनकी बातों में अक्सर उसका जिक्र होता था। वो उसकी पसंद नापसंद के बारे में भी बहुत कुछ जानता था। वो अक्सर आनिया की फरमाइश पर उसके लिए कोई चीज़ खरीदते तो बुराक के लिए भी लाते थे। उसे यह भी मालूम था कि आनिया सरवर को भूरा और नीला रंग पसंद है। वो ये भी जानता था कि वो रात के 3 बजे नींद से उठकर खाना खाती है। उसे आनिया की स्ट्रॉबेरी और मशरूम से एलर्जी के बारे में भी इल्म था। वो बहुत कुछ जानता था मगर कभी देखा नहीं था। उसे देखने की चाह भी नहीं थी। उसके जहन में आनिया सरवर की एक शक्ल थी जो उसके जहन में उसके बारे में बात करते गुजरती थी। बाबा, चले ना, शांति की रुखसती का वक्त हो रहा है। वो उनको हाथ से खींचते हुए वहां से लेकर जाने लगी थी कि अचानक उसका दुपट्टा सरका, जिसके पास उसके बालों पर लगी हुई पिन ढीली हो गई और उसके सियाह रेशमी बाल उसकी पुष्ट पर किसी अबशार की मानिंद गिरे। चेहरे के दाएं बाएं से कटी हुई लटें उसके चेहरे पर बिखर गईं। उसने सरवर का हाथ छोड़ा और झुंझलाकर बाल समेटने लगी। वो बुत बना उसे देखे गया। उसके बाल, उसका चेहरा। उसने उससे ज्यादा खूबसूरत लड़की आज तक नहीं देखी थी। वो ऐसी थी जैसे आर्टिस्ट का शाहकार, किसी शायर की सबसे महबूब गजल, किसी मुसन्निफ की दिल को छू लेने वाली दास्तान। वो बाल समेट रही थी और वो खुद को। वो पहली मुलाकात थी और हम दोनों ही बेबस थे। वो जुल्फे न संभाल सकी और हम खुद को। उस लड़की में ऐसा क्या था जो उसकी जानिब खींचता चला जाता था? पहले तो कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ था, फिर उसके लिए क्यों हो रहा था? वो क्यों बार बार आंखों में समा रही थी? उसे क्यों जी भरकर देखने को दिल चाह रहा था? उसने सबसे आंखें बंद की और गहरी सांस भरने लगा। बुराक, बुराक, बुराक। बाखुदा, उसने अपने लबों से अपना नाम लिया था। फिर उसने एक झटके से आंखें खोली। उफ उफ उफ, आज सब कुछ इतना अलग क्यों हो रहा है? उसने जैसे खुद को कोसा, फिर बाहर की तरफ निकल गया। पार्किंग लॉट में दाखिल होते हुए दाएं तरफ उसकी गाड़ी थी। वो चलता हुआ उस तक गया और गाड़ी का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गया। सीट पर सर गिराने वाले अंदाज में रखा और आंखें मूंद ली। या अल्लाह! वो बोलना शुरू हुआ तो बोलता चला गया। कभी एक बार इंसान को अल्लाह से बातें करनी चाहिए। वो सुनता है और उससे ज्यादा अच्छा सुनने वाला कोई नहीं है। और एक बात बताऊं, वो दुनिया वालों की तरह जज भी नहीं करता। आपसे गुनाह हो जाए तो उससे एक बार माफी मांग लें। सच्चे दिल से मांगेंगे तो माफ कर देगा। लोग माफ नहीं करते मगर वो हमेशा माफ कर देगा। बुराक भी उसी बात पर यकीन रखता था। वो लोगों पर डिपेंडेंट नहीं होता था, वो उस रब पर यकीन रखता था। वो लोगों से नहीं, अपने रब से मदद मांगता था और उस रब ने कभी उसको अकेला नहीं छोड़ा था। 3 दिन बाद इस्लामाबाद की आबो हवा आज भी वैसी ही थी। बज़ाहिर तो आसमान पर बादल छाए थे मगर गर्मी बर्दाश्त से बाहर थी। आनिया अपने कमरे में कोई किताब खोले बैठी थी। उसने पहला सफ़ा खोला और उसे पढ़ना शुरू किया, मगर तभी दरवाज़ा खुला और साले अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो भी उसे देखकर मुस्कुराई। हेलो वाइफ टू बी, वो मुस्कुराकर कहता उसके साथ बैठ गया।
वो उस वक्त खिड़की के पास नीचे बैठी थी। ऐसी चलने के बाद कमरे में काफी ठंडक थी। हेलो। उसने किताब बंद की और सामने पड़े मेज पर रख दी। कहीं बाहर चलें? साले ने पेशकश की। कहाँ जाना है? उसे भी दिलचस्पी हुई। लंच करने? आन्या ने थोड़ी देर सोचा और फिर हाँ में सर हिलाया। साले और वो एक साथ उठे और घर से बाहर निकलने लगे। बाहर निकलते ही आन्या ने एक सवाल किया, कहाँ लंच करना है? ड्रीम होस्ट, ये एक नया रेस्टोरेंट खुला है। यहाँ के रामेन बहुत लजीज है। उसका चेहरा पसीने से तर था, बल्कि यूं कहना गलत ना होगा कि वो मुकम्मल तौर पर पसीने से भीगा हुआ था। स्याह रंग की टी शर्ट और स्याही ट्राउजर पहने वो इस वक्त पार्क में भाग रहा था। हाथ में पानी की बोतल थी और कानों में एयरबड्स। नहीं, आज वो वाकई कुछ सुन रहा था। आज उसका मूड सुबह से अच्छा था। वो जब थक गया तो उसने एक बेंच पर बैठ गया, कानों से एयरबड्स निकाले और जेब में उड़स लिए। पानी की बोतल लबों पर लगाई, थोड़ा सा पानी पिया और बाकी चेहरे पर गिरा लिया। फिर लंबे लंबे सांस लेता हुआ सामने बनी एक मसनूई झील को देखने लगा। उसकी तवज्जो उसके फोन पर आने वाले पैगाम ने हटाई। योर मीटिंग विद जोरावर आर्किटेक्ट्स इज शेड्यूल फॉर टुडे एट 1:45 PM। लोकेशन ड्रीमी होस्ट। उसने माहिन का पैगाम पढ़ा, फिर उठ खड़ा हुआ। वो पार्क से निकलता हुआ उसका रुख जिम की तरफ था। जिम घर में ही बेसमेंट में बनाया गया था। उसके साथ स्टीम रूम और इंडोर वाटर पूल भी था। वो जब अंदर घर में दाखिल हुआ तो ज़ूबिया तौलिया लिए खड़ी थी, जिसे उसने थामा और पसीना साफ करने लगा। ज़ूबिया उसे वहां छोड़कर किचन की तरफ बढ़ गई थी, जहां डेरिक खड़ा था। उसके हाथ में एक सफेद रंग की बोतल थी, जिसमें वो एक डब्बे से पाउडर डाल रहा था। 2 चम्मच पाउडर डालने के बाद उसने बोतल में पानी भरा। डेरिक, आज कौन सा डे है सर का? ज़ूबिया की आवाज़ पर उसने मुड़कर देखा। आज संडे है तो आज चेस्ट डे और लेग डे होगा, क्योंकि अक्सर लेग डे के बाद सर की टांगें दुखती हैं, इसलिए वो संडे वाले दिन रखते हैं ताकि काम में कोई खलल पेश ना आए। फिर उसने वो बोतल ज़ूबिया की तरफ बढ़ाई। ये ले प्रोटीन शेक। वो उसके एक एक दिन का हिसाब जानता था। पीर को वो कंधों और पीठ पर काम करता था। मंगल को वो ट्राइसेप्स और डेल्टाइस्ट पर मेहनत करता था। बुध को वो टांगों की वर्जिश करता था। जुमरात को वो सीने पर काम करता था। जुमे को बाइसेप्स और फोर आर्म्स की एक्सरसाइज करता था। हफ्ता और इतवार को वो आमतौर पर आराम करता था, लेकिन कभी कभी उन दिनों में भी वो सीने और टांगों पर काम कर लेता था। और कार्डियो वो रोजाना करता था। वो जब वापस बाहर आई तो बुराक वहीं खड़ा था। ज़ोबिया ने उसे शेक थमाया तो वो बगैर कुछ कहे नीचे की तरफ बढ़ गया। बुराक वक्त से पहले ड्रीमी होस्ट पहुंच चुका था। जोरावर और उसकी टीम किसी भी वक्त यहाँ पहुंच सकती थी। वो उनके इंतजार में रिजर्व्ड मेज पर जा बैठा। उसने फोन निकाला और उस पर ईमेल्स देखने लगा। तभी उसके पास वेटर आया तो उसने नजर उठाकर अपने दाएं जानिब देखा। वेटर के पीछे 3 मेज छोड़कर वो बैठी थी। नीला और सफेद रंग का स्कर्ट और सफेद ही ब्लाउज पहने, आंखों में काजल लगाया हुआ था, बाल ऊंची पौनी में मकीद थे। वो बात करते हुए हिलती तो पौनी टेल भी साथ हिलती। उसके चेहरे की मुस्कुराहट दर आई थी, मगर फिर उसकी नजरें साथ बैठे हुए मर्द पर पड़ी। तो असद ने जिस कजन के साथ उसकी दोस्ती के बारे में बताया था, वो ये था। उन्होंने आनिया का जिक्र आखिरी दफा तब किया था जब वो 15 साल की थी, इसीलिए अब तक वो उसे तकरीबन भूल चुका था। उससे पहले हसरत होती थी उससे मिलने की, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो उसे भूलता चला गया। उस दिन जब वो सामने आई तो उसकी बातें याद आने लगी थी। सर, क्या लेंगे आप? उसका इर्तिकाज टूटा और उसने चौंक कर पास खड़े वेटर को देखा। एक ब्लैक कॉफी। उसके जाने के बाद वो दोबारा उस लड़की को देखने लगा। आनिया, आनिया सरवर। उसने जेरे लब आनिया का नाम दोहराया। कुछ वक्त में जोरावर और उसकी टीम वहां पहुंच गई थी। उसने अपनी बनाई हुई प्रेजेंटेशन उनके सामने रखी। वो पुरएतमाद था। उसे मालूम था कि यह कॉन्ट्रैक्ट उसे ही मिलने वाला है, और वैसा ही हुआ। कॉन्ट्रैक्ट उसे मिल चुका था। वो खुश था। मीटिंग खत्म हुई, मगर वो तब भी वहीं बैठी थी। उस लड़के से हंसकर बात कर रही थी। उसने नजरें दूसरी जानिब मोड़ ली। क्या वो जल रहा था? उसने खुद से सवाल किया। नहीं, वो क्यों जलेगा? उसकी बला से मगर निगाहें पलट पलट कर वहीं जा रही थी। उसने सर नफी में हिलाया, मगर उसका दिल कुछ और कह रहा था। और आज आज वो दिल की सुनने वाला था। वो ऐसे ही थे। जब भी वो बाहर आते थे उनकी बातें खत्म नहीं होती थी। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया उसकी वीडियो का? साले ने उससे पूछा। शान से ने मना किया था। उसने सफाई नहीं दी थी, आम लहजे में जवाब दिया था।
अब हम एक दूसरे से भी राज रखेंगे। उसके लहजे में नाराजगी थी। आनिया कुछ कहने ही वाली थी, मगर साथ ही वो मुस्कुरा दिया। हाँ मेरी माँ, जानता हूँ तुम लोगों के राज अपने तक रखती हो। खैर, बाहर मेरा एक दोस्त आया है, मुझे 10 मिनट दो, मैं उससे मिलकर आता हूँ। वो उठकर खड़ा हुआ। जल्दी वापस आना, उसने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ आ जाऊंगा, बिल मैं पे कर चुका हूँ। वो कहता बाहर निकल गया। आनिया दोबारा खाने में मसरूफ हो गई। कुछ देर बाद वो किसी की मौजूदगी महसूस करके सीधी हुई तो सामने सुरमई रंग के 3 पीस सूट में वो खड़ा था। बुराक मिर्जा, बाबा का दोस्त। हेलो। उसकी आवाज़ रौबदार थी। आनिया मुस्कुराई, मगर वो बोली कुछ नहीं, बस मुंह से लटके नूडल्स को अंदर खींचा। बैठ सकता हूँ? वो यहाँ क्यों बैठ रहा था? उसने सर इस्बात में हिलाया। क्यों हिलाया वो खुद भी नहीं जानती थी। कैसी हैं आप? वही रस्मी सवालात। मैं ठीक हूँ, आप बताएं। वो नैपकिन से अपना मुंह पोंछती हुई संजीदा हुई थी। पहले उसकी समझ में नहीं आया कि वो यहाँ क्यों था, फिर उसे एक मौका नजर आ गया था माफी मांगने का। आनिया को याद था कि उसने बगैर उसकी बात सुने उस पर हमला किया था। वो अपनी हरकत पर माफी मांगना चाहती थी। ऑल गुड, वो कहकर मुस्कुराया। यहाँ कैसे? आनिया ने पूछा। मेरी एक मीटिंग थी, फिर आप नजर आ गई तो सोचा बात कर लूं। नॉर्मल सा अंदाज, उसके लहजे से लगता नहीं था कि उसे वो हमला याद भी था। ये अच्छा किया आपने, मुझे भी उस दिन के लिए माफी मांगनी थी। वो रुकी तो बुराक ने सर हिलाया। वो अब तक मुस्कुरा रहा था। मुझे आपकी बात सुननी चाहिए थी, सो उस डंडे के लिए माजरत। उम्मीद करती हूँ ज्यादा नहीं लगी होगी। बुराक ने नफी में सर हिलाया। नो नो, डेट्स ऑल राइट। असल में मुझे आपसे एक बात करनी थी। उसने दोनों हाथ मेज पर रखे और हल्का सा झुका। आई डोंट नो आपको कैसा लगेगा, बट डोंट फ्रेक आउट। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक नॉर्मल चीज़ है और मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ। उसने एक लंबी तमहीद बांधी। ऐसा क्या कहना था उसे? नहीं नहीं, आप बोले। उसे तजस्सुस हुआ। बुराक ने एक गहरी सांस ली, गला खुंकारा, फिर उसकी आंखों में देखा। बुराक के तासुरात एकदम नरम थे। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? जी, तो यहाँ होता है ये एपिसोड कंप्लीट, और मैं अभी तक आनिया की अक्लमंदी पर हंस रही थी कि मतलब बिना देखे, बिना पता करे कि दोनों में क्या बात हुई है और किसी की लड़ाई में ऐसे कूद पड़ना, फिर उसे मारना भी। तो मैं उस पर ही अभी तक हंस रही थी। और फिर ये पहली मीटिंग ही हुई है इनकी शायद, जो प्रॉपर मीटिंग है, और उसमें ही प्रपोज कर दिया है, तो दोनों ही अजीब नमूने हैं। और वो बेचारा साले जो इतना ख्याल रखता है आनिया का, लेकिन मैं उसे भी बेचारा नहीं कहूँगी क्योंकि वो सेकंड लीड है शायद, और हो सकता है कि वो फिर विलन बन जाए इन दोनों की लव स्टोरी के बाद। तो अभी मैं नहीं कहूँगी, और मुझे विलन से वैसे भी इतनी ज़्यादा हमदर्दी नहीं होती है, चाहे फिर वो कितना भी उनके साथ जुल्म हुआ हो। तो देखते हैं साले विलन बनेगा या फिर वो भी बेचारा बनेगा। और असद साहब ही सदर साहब हैं जो बुराक के फ्रेंड हैं, और नाना के बाद जो सबसे ज़्यादा जिससे वो प्यार करता है या फिर जिसकी सबसे ज़्यादा इज्जत करता है, तो वो सदर साहब हैं। और उन्हें मालूम है कि किसने हमला किया था आनिया पर, लेकिन वो फिर भी चुप रहे और किसी को बताया नहीं। और ना ही अभी तक पता चला है कि किसने हमला किया था आनिया पर या कौन मारने की कोशिश कर रहा है। तो देखते हैं आगे, और कैसी लग रही है आपको स्टोरी बताना ज़रूर। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखना और दुआ में याद रखना।